नमस्ते मित्रों, जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में मैं हरिद्वार सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत में पढ़ेंगे। ये जो हमारी संस्कृत भाषा है, आज एक ऐसी भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो सभी भाषाओं की जननी है और सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। ऐसी भाषा के बारे में आज पढ़ेंगे, तो उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत में आज हम लोग समास पढ़ेंगे, देखेंगे कि संस्कृत में समास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत में समास प्रकरण। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि समास है क्या। यानी संस्कृत में अगर हम इतना कह दें, समासनम समासः, समासनम समासः, जिसका मतलब हो गया कि संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समासनम समासः यानी संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जहाँ भी बात आए समास की, तो सबसे पहले हम ये जान लिए कि संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अब देखिए हमारा समास शब्द बना कैसे है। इतने शब्दों से बना है, शम प्लस अस प्लस ज्ञ। शम प्लस यानी समास बराबर संस्कृत में शम प्लस अस प्लस ज्ञ से समास शब्द बना है। यानी जिसका मतलब होता है पास पास रखना, यानी अर्थात पास पास रखना, पास पास रखना। अब समास की जब भी बात आती है तो हम यहाँ इतना कह दें कि शम प्लस अस प्लस ज्ञ बराबर समास, जिसका अर्थ बनता है पास पास रखना। अब देखिए, यानी समास की हम परिभाषा कैसे करते हैं। जब भी समास आए तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात छात्रों आ जानी चाहिए कि संक्षेपीकरण को हम समास कहते हैं। यानी संस्कृत में हम इतना कह दें इसकी परिभाषा के लिए, समासनम अनेकेषां पदानां, समासनम अनेकेषां, समासनम अनेकेषां पदानां, समासनम अनेकेषां पदानां एकपदी भवनः समासः। एकपदी भवनः समासः। ये समास की परिभाषा हो गई कि समासनम अनेकेषां पदानां एकपदी भवनः समासः। यानी अनेक पदों का मिलकर एक पद होना समास है। अनेक पदों का मिलकर, हिंदी हो गई इसकी, अनेक पदों का मिलकर, अनेक पदों का मिलकर एक पद होना, एक पद होना समास है। ये समास की परिभाषा हो गई कि अनेक पद हैं मिलकर के जब एक पद हो जाते हैं, एक पद बन जाते हैं, तो उसी को हम समास कहते हैं। क्लियर है इतना। यानी अब इसकी हम परिभाषा इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार दो या दो से अधिक, यानी इस प्रकार दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, चाहे दो पद होगा चाहे दो से अधिक होगा, दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके, पद अपनी विभक्तियों का लोप करके, अपनी विभक्तियों का लोप करके
दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके एक नवीन पद रचना करते हैं, एक नवीन पद रचना करते हैं, एक नवीन पद रचना करते हैं, तो इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो इस मिलने की प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को, इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी जब इसके परिभाषा की बात आती है तो ये है कि इस प्रकार दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके एक नवीन पद रचना करते हैं, तो इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यही है, उदाहरण हमारा है कि सभायाः पतिः। हमने कह दिया इसके उदाहरण में, जैसे सभायाः पतिः शब्द है, सभायाः पतिः। अब ये दो पद हैं, एक पद आपको सभायाः दिख रहा है, दूसरा पति दिख रहा है। तो जब इसको हमने मिलाया तो ये दोनों पद मिलके क्या बना? सभापति शब्द बना। अब ये सभापति मिलकर के एक शब्द बना, यही चीज़ क्या है? समास है। अब आप देख पा रहे होंगे छात्रों कि यहाँ सभायापति जो है ये दो पद है, लेकिन दोनों पदों को हमने मिलाया तो यहाँ संक्षेप हो गया, इसी का नाम समास है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने कह दिया गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम, समीपम। इसका जब हम मिलाते हैं इस विग्रह को तो ये बन गया उपगंगम, उपगंगम। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ? संक्षेप हुआ, इसी का नाम समास है। यानी उपगंगम क्या हुआ? ये संक्षेप हो गया। यही चीज़, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृत में समास कहलाती है। अब आप देख रहे होंगे दो चीज़ें, ये इधर वाली जो चीज़ है समास विग्रह हो गई, और इधर वाला जो ये आपको दिख रहा है ये क्या हो गया? समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब आप सबसे पहले इधर देखिए, आपको अलग अलग क्लियर करा दें समस्त पद या सामासिक पद क्या है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं समस्त पद या सामासिक पद। अगली चीज, समस्त पद या सामासिक पद, ये है समस्त पद या सामासिक पद। जब आप समस्त पद या सामासिक पद जानेंगे तभी, और इसका समास विग्रह, तभी आप समास को छांट पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा समास है। तो जानिए समस्त पद या सामासिक पद क्या है। यानी इसके लिए हम परिभाषा कर दें कि समास के नियम से, समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह, समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह समस्त पद कहलाते हैं। समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह समस्त पद कहलाते हैं। यानी समास के नियम से हमने मिला दिया तो वो मिला हुआ शब्द समूह क्या कहलाया? समस्त पद कहलाया। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे हम कहें कि गंगा जलम, गंगा जलम, गंगा जलम, पीताम्बरम। अब ये क्या है? समस्त पद दिख रहा है,
गंगा जलम कह दिया, समस्त पद है। पीताम्बर या पीताम्बरम चक्रपाणी है, पीताम्बरा करिए और बढ़िया है, पीताम्बर चक्रपाणी। अब ये क्या है? समस्त पद है। अब इसका जब हम अर्थ लिख देते हैं तो वही क्या बन जाता है? समास विग्रह बन जाता है। तो अगली चीज देखिए क्या है? समास विग्रह। ये हो गया आपका समस्त पद, अगली चीज समास विग्रह। देखिए समास विग्रह क्या है, आप जानिए तब आप अलग कर पाएंगे और तभी समझ पाएंगे कि ये क्या है। यानी हम इतना कह दें कि किसी समस्त पद को तोड़कर, किसी समस्त पद को तोड़कर, किसी समस्त पद को तोड़कर, कोई समस्त पद है उसको तोड़कर उसका पूर्व काल का रूप दे देना, उसका पूर्व काल का रूप दे देना, रूप दे देना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। यानी तोड़ करके उसके पूर्व काल का रूप जब हम दे दें किसी समस्त पद को, तो वही चीज क्या है? समास विग्रह है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, ये जैसे शब्द है हमारा घनश्याम, पहले आप ये समझिए ये समस्त पद है। अब इस पद को हम तोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। और ये क्या कहेंगे? समस्त पद, या इसका नाम है सामासिक पद। समस्त पद आप कह लेंगे या सामासिक पद। ये घनश्यामा जैसे क्या है? समस्त पद है। अब इसका जब हम अर्थ लिख दें, पूर्व काल का रूप दे दें, तो यही बन जाएगा समास विग्रह। समास विग्रह में हमने कह दिया घनईव श्यामः। अब इसके अर्थ को हम लिख दिए, यही चीज क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। क्लियर है? इधर का समस्त पद है और ये समास विग्रह है। चलिए छात्रों ये आप नोट कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं अगली चीज जिसका नाम है समास के भेद या प्रकार। अगली चीज इस समास में अब आपको हम बताएंगे कि समास के भेद या प्रकार। देखिए क्या है समास के भेद या प्रकार, ये आप नोट कर लीजिए। और अब हम बताते हैं आपको समास के भेद या प्रकार। समास के भेद या प्रकार देखिए क्या है। अब जब समास के भेद या प्रकार की बात आती है तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक जिनका नाम था वरदराज, आप पूरी इसकी बात जानिए। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज, वरदराज यानी वरदराज जी ने रचना किया था किसकी? लघु सिद्धांत कौमुदी की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक जो थे जिनका नाम था वरदराज ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समास के 5 प्रकार बताए हैं। देखिए वरदराज जी ने कहा कि समास कितना? 5 प्रकार का होता है। उन्होंने कहा ये समासः पंचधा, यानी उनके कहने का मतलब ये था समासः पंचधा, यानी समास 5 प्रकार के होते हैं। समासः पंचधा का मतलब समास 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो पुस्तकें हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों ने बताया कि समास के 6 भेद होते हैं। तो कहीं भी छात्रों अगर
वरदराज जी के अनुसार पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी जो उन्होंने लिखा था, तो उसके अनुसार आप बताएंगे समास 5 प्रकार के, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें समास के 6 भेद बताए गए हैं। माध्यमिक, वो भी चीज़ आपके सामने ला दे रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तक के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में समास के 6 भेद बताए गए हैं, बताए गए हैं। तो दोनों बात क्लियर है। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। बात क्लियर है। वरदराज जी के अनुसार 5 हैं, उस तरह से सीधे से समास के 6 भेद हैं। 6 का नाम जान लीजिए। पहले का नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हिंदी की तरह से पहला है अव्ययी भाव समास। और जो दूसरा समास है उसका नाम है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और जो तीसरा समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। तीसरे का नाम है द्वंद्व समास। और चौथे का नाम है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये चौथा है बहुब्रीहि समास। और 5वें समास का नाम है कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। और छठा भेद है द्विगु समास, द्विगु समास। तो समास के कुल आपको यहाँ 6 भेद दिख रहे हैं, जिसमें पहले का नाम है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरे का नाम है द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, 5वां कर्मधारय समास, 6वां द्विगु समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद एक एक समास की अलग अलग परिभाषा है, उसके आधार पे हम अलग कर पाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। जब हर समास की अलग अलग परिभाषा जानेंगे तभी समास को आप अलग कर पाएंगे। अब चलिए सबसे पहला समास आपको बताते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। सबकी अलग अलग खासियत है, अलग अलग परिभाषा है, इसके आधार पर हम अलग कर लेते हैं। आपके यहाँ छात्रों प्रश्न कैसा आता है, चाहे आप जब यूपी टेट देते हैं तो वहाँ आपके सामने ऑप्शन होता है, चाहे संस्कृत आप रखते हैं चाहे अंग्रेजी रखते हैं, दोनों का ऑप्शन, दोनों में से एक विषय रखना है। और जब आप सुपर टेट देते हैं तो वहाँ आपको संस्कृत भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। कोई एक शब्द दे दिया, कहता है बताइए इसमें कौन समास है। जैसे आपसे कह दिया कि अध्यात्मम में समास बताइए, तब आपका आंसर होना चाहिए कि अध्यात्मम में अव्ययी भाव समास है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है। तो सबसे पहले आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताते हैं। अव्ययी भाव समास, पहला समास वेरी इंपॉर्टेंट समास है छात्रों, इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अव्ययी भाव समास से कंपटीशन में बराबर प्रश्न आया है। ये है आपका पहला अव्ययी भाव समास।
ये छात्रों इतने ही सूत्र पर चलता है, इसका एक सूत्र है, उसी के हिसाब से हम इसको हल कर लेते हैं। इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। इतने ही सूत्र पर यह अव्ययी भाव समास चलता है, यानी इतना हमने कह दिया तो इसकी परिभाषा हो जाती है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। इसी के आधार पर हम इसको हल कर लेते हैं। यानी ये है कि ऐसा सामासिक पद जिसमें पहला पद अव्यय तथा पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि अव्यय क्या चीज़ है। छात्रों, जब आपको अव्यय पता रहेगा तो आप आसानी से छांट ले जाएंगे। अव्यय का मतलब ही होता है कि ऐसा पद जिसका किसी लिंग विभक्ति काल वचन पुरुष इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब अव्यय को हम किसी काल विभक्ति वचन पुरुष में ले जाएं तो वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसे हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए मित्रों, ये किंतु शब्द है, इसको आप कहीं भी ले जाएंगे ये बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? अव्यय है। उसी तरह से आपने कह दिया यत्र तत्र सर्वत्र, ये सब क्या है? अव्यय है। तो पहला पद इसमें अव्यय होगा तो वहाँ आप जानेंगे कि अव्ययी भाव समास है। तो ये चीज़ क्या है? अव्यय है। किंतु को आप कहीं ले गए बदलेगा नहीं। यत्र को भी आप किसी लिंग वचन काल पुरुष में ले जाएंगे तो बदलेगा नहीं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अव्यय है। तो परिभाषा देखिए ये क्या है। कहने का मतलब यानी जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय था, आप पूरी परिभाषा देखिए इस प्रकार से करेंगे कि ऐसा सामासिक पद, ऐसा सामासिक पद जिसमें पहला पद अव्यय, जिसमें पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, पहला पद अव्यय तथा पहला पद प्रधान होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो तो तुरंत आप ये जानिए कि वो क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास बनेगा। अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व, और क्लियर आप जानिए, अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व यानी पहले, अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय न हो, के पूर्व तो अव्यय न हो। समास होने के पूर्व मतलब समास होने के पहले अव्यय न हो, किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, अव्यय हो जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। देख लीजिए, यानी इसको और हमने क्लियर कराया आपसे। अर्थात जो शब्द समास होने के पहले पूर्व तो अव्यय न हो, पहले अव्यय नहीं था लेकिन समास होने पर अव्यय हो जाए, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कहने का मतलब
आप इतना जानिए कि अव्यय फार अव्ययी भाव, यानी जहाँ पहला पद अव्यय हो और पहले पद की प्रधानता हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। हमने आपको अव्यय बता दिया कि जिसका किसी भी लिंग विभक्ति काल वचन पुरुष इत्यादि के कारण उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे यही दे दिया, अब कह दिया कि इसका उदाहरण देखिए, ये है, कह दिया कि अधिहरि में समास बताइए। अधिहरि, अधिहरि। अब जब इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है हरऊ इति। अधिहरि का मतलब हरऊ इति। अब यहाँ देखिए अधि क्या है, अव्यय है, कहीं भी आप ले जाएंगे ये बदलेगा नहीं, इसलिए ये क्या है, अव्यय है और पहले पद की प्रधानता भी है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। अधिहरि का मतलब हो गया इसके हिंदी हरि में। संस्कृत में इसका विग्रह हम लिखते हैं हरऊ इत, यानी हरि में। अब अव्यय फार अव्ययी भाव आप पहचान लिए कि क्या है, अव्ययी भाव समास है। अध्यात्मम, दूसरा उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अध्यात्मम, अध्यात्मम, इसका जब हम संस्कृत में विग्रह करते हैं तो होता है आत्मनि इति। आत्मनि इति। अब छात्रों यहाँ पर हो गया आत्मनित का मतलब आत्मा में, आत्मा में। अब देखिए अध्यात्मम, अधि प्लस आत्म बराबर अध्यात्म। अब यहाँ पर क्या हो गया, अधि अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, उपगंगम शब्द दिया है, बार बार आपसे पूछा है उपगंगम में समास बताइए, अभी हमने उदाहरण में भी दिया था, यही आ गया, बताइए कौन समास। तो उप अव्यय है, कहीं भी ले जाएंगे आप बदलेगा नहीं क्योंकि ये अव्यय है, तो जब पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास बनेगा। इसके लिए समास विग्रह हम करते हैं गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। उपगंगम यानी गंगायाः समीपम, हिंदी हो गई गंगा नदी के समीप, गंगा नदी के समीप। अब आप देखिए यहाँ कैसे पहचाने, उप अव्यय है इसलिए क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अगला उदाहरण देखिए, ऐसे देता है, कहता है बताइए कौन समास। कह दिया प्रत्येकम, प्रत्येकम। अब प्रत्येकम का सबसे पहले हम समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह का मतलब इसका अर्थ लिखेंगे, वो होता है एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति बराबर प्रत्येकम। अब प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम, यहाँ अव्यय क्या है, प्रति है, इसीलिए क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। इसका अर्थ क्या निकलता है, प्रत्येक। कैसे पहचान लिया, प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम। प्रति क्या है, यहाँ अव्यय है, इसलिए क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। आसान सी पहचान। उसके बाद अगला उदाहरण देता है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। इसका जब आप समास विग्रह करते हैं तो बनता है दिनम दिनम प्रति, यानी प्रत्येक दिन, दिनम दिनम प्रति। हो गया क्या, प्रत्येक दिन। अब यहाँ प्रति क्या है, अव्यय है, इसलिए जब अव्यय दिख रहा है तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अगला उदाहरण देखिए, ये देता है अनुरामम, अनुरामम। अब अनुरामम का जब हम विग्रह करते हैं तो होता है रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात। हिंदी हो गई राम के पीछे। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे अनु,
अनु क्या है? अव्यय है, आप कहीं भी ले जाएंगे बदलेगा नहीं, इसीलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। या एक उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार दौड़ा है, वो आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ऊपर देख लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। यानी जहाँ भी पहला पद आपको अव्यय दिख रहा है, पहला पद प्रधान हो रहा है, तुरंत आप जानिए अव्ययी भाव समास बन रहा है। बार बार आपके कंपटीशन में ये आया है, प्रतिदिनम इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट क्या? वेरी इम्पॉर्टेंट है। शब्द आपका दे देता है, कहता है यथाशक्ति में समास बताइए। यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में, जिसका मतलब हो गया शक्ति के अनुसार। अब यथा क्या है? यहाँ अव्यय है, इसलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। हिंदी इसकी बन गई शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब आप कैसे पहचान लिए अव्ययी भाव समास? यहाँ यथा क्या है? अव्यय है, इसलिए यथा जब अव्यय है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास बन गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला उदाहरण जैसे ऐसे दे देता है, कहता है कि आजीवनम, आजीवनम, तो तुरंत हम इसका विग्रह कर लेते हैं। विग्रह हो जाता है आजीवनात्, विग्रह आजीवनात्। तो इसकी हिंदी हो गई जीवन भर, यानी लाइफ टाइम। आजीवनात् यानी जीवन भर। अब यहाँ आ क्या है? अव्यय है, इसलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। लेकिन छात्रों एक यहाँ खास बात है, आप इन उदाहरणों को देखेंगे और आपके यूपी टेट के कंपटीशन में आया हुआ उदाहरण आपको बताते हैं। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कहीं भी आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर चीज़ जान लीजिए। नदी भिश्च, खास बात है ये विशेष। नदी भिश्च सूत्रे, नदी भिश्च सूत्रे, ये देखें आप, कहने का मतलब एक शब्द है आ गया था कि पंचगंगम में समास बताइए, तो कुछ लोग इसको गलत कर दिए, कहे क्या कि द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास नहीं है, इसमें अव्ययी भाव समास है। छात्रों जानिए कैसे। हमने यहाँ लिखा है कि नदी भिश्च सूत्रे, कहने का मतलब कि नदीवाची शब्दों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का समास होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ये सूत्र काउंट करता है, इसी के हिसाब से पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चीज़। अब यहाँ देखिए हमने लिखा नदी भिश्च सूत्रे, यानी नदीवाची शब्दों के साथ, नदीवाची शब्दों के साथ, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। संख्यावाची शब्दों का समास होता है, संख्यावाची शब्दों का समास होता है, और तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यानी नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये देखिए चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई कि नदीवाची शब्दों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का समास होता है तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आपको उदाहरण टेट के कंपटीशन में आया हुआ उदाहरण ये आपको दिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी निशान लगा लीजिए।
टेट के कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ गया था, कुछ लोग गलत कर बैठे, लेकिन आप सही करेंगे। पंचगंगम यही था, पंचगंगम। अब देखिए सबसे पहले इसका हम विग्रह करेंगे। पंचानाम गंगा नाम समाहारः, पंचानाम गंगा नाम, पंचानाम गंगा नाम समाहारः। अब नदीवाची शब्दों के साथ संख्या, पंच क्या है? संख्या है, गंगा क्या है? नदी है। तो हमने कहा कि नदीवाची शब्दों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का समास होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अब जैसे हमने कह दिया पंचगंगम के लिए, तो पंचानाम गंगा नाम समाहार हिंदी हो गई 5 गंगाओं का समाहार। तो इसी सूत्र के हिसाब से अव्ययी भाव समास हो गया, 5 गंगाओं का समाहार। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला उदाहरण इसी तरीके से देख लीजिए, देता है त्रिगंगम, त्रिगंगम। ये कह दिया कि इसमें समास बताइए। तो सबसे पहले आप इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह होगा तिसृणाम गंगा नाम समाहारः। तिसृणाम, तिसृणाम गंगा नाम, तिसृणाम गंगा नाम, गंगा नाम समाहारः। तो यहाँ भी 3 है और ये गंगा है, तो गंगा नदी है और 3 शब्द हैं, तो हिंदी हो गई 3 गंगाओं का समाहार। ये क्या बन गया? 3 गंगाओं का समाहार। अब यहाँ भी वही सूत्र लागू हुआ, नदी भिस्य सूत्र, यानी नदीवाची शब्द है, संख्यावाची 3 आया है, ये गंगा और ये त्रि, तो यहाँ पर क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। तो दोनों ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पंचगंगम और त्रिगंगम। तो जहाँ भी ये बनता है कि नदीवाची शब्द के साथ कोई संख्यावाची शब्द अगर आता है तो तुरंत आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि बस ये क्लियर चीज़ है, क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। तो ये जैसे पंचगंगम और त्रिगंगम में अव्ययी भाव समास हुआ है। तो छात्रों आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका शेष भाग फिर हम अगले लेक्चर में लेके मिलेंगे। धन्यवाद।